सोचिए, एक बहुत पुरानी, बहुत बड़ी दीवार, जिसे किसी इंसान ने नहीं, बल्कि कुदरत ने बनाया है। और ये दीवार भारत के दिल को रेगिस्तान बनने से बचाती है। आज हम बात करेंगे उसी दीवार की, अरावली रेंज की, जो सच कहें तो आज खुद ही खतरे में है। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी पहाड़ी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये 650 किलोमीटर लंबी एक चट्टान की दीवार है, जो दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैली हुई है। मतलब एक तरफ थार का रेगिस्तान है और दूसरी तरफ उत्तर भारत के हरे भरे मैदान, और बीच में ये एक गार्ड की तरह खड़ी है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये इतनी जरूरी है, इतनी अहम है, तो फिर इसे खोद खोद कर धूल में क्यों मिलाया जा रहा है? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के सेंटर में है। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि दांव पर लगा क्या है। मतलब ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये 2 अरब साल पुरानी पहाड़ी हमारे लिए करती क्या-क्या है। देखिए, ये जो पॉइंट्स है ना, ये साफ साफ बताते हैं कि अरावली सिर्फ कुछ पहाड़ नहीं है। ये तो एक पूरा इकोसिस्टम है, एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। सोचिए, ये थार रेगिस्तान की गर्म हवाओं को रोकती है और दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी यूपी को बंजर होने से बचाती है। इतना ही नहीं, यही हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है, और चंबल और साबरमती जैसी बड़ी बड़ी नदियां भी यहीं से निकलती हैं। मतलब सीधी सी बात है, ये एक नेचुरल शील्ड है, एक कवच। लेकिन पिछले करीब 40 सालों से इस मजबूत कवच में दरारें पड़ रही हैं। तो चलिए, अब जरा देखते हैं कि इस पुराने गार्डियन के सामने खतरा क्या है और ये कितना पुराना है। और खतरा असल में एक ही है, माइनिंग। पत्थर और रेत के लिए दशकों से जो बेहिसाब और ज्यादातर तो अवैध खनन चल रहा है ना, वो इन पहाड़ों को अंदर से खोखला कर रहा है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सिस्टम काम करता है। नतीजा नतीजा हम सब देख रहे हैं। हमारे शहरों की हवा जहरीली हो रही है, और जमीन के नीचे का पानी वो तो बस गायब ही होता जा रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि कोशिशें नहीं हुई, बिल्कुल हुई। ये टाइमलाइन देखिए, 90 के दशक से ही नियम कानून बनने शुरू हो गए थे। 2009 में तो सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के कुछ जिलों में माइनिंग पर पूरी तरह से बैन भी लगा दिया था। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये सारे कदम टुकड़ों में थे, बिखरे हुए थे। कोई एक मजबूत फाइनल सोल्यूशन अब तक नहीं निकल पाया था। और यहीं पर आती है सबसे बड़ी और सच कहूं तो सबसे हैरान करने वाली प्रॉब्लम। सोचिए, किसी चीज को बचाया कैसे जाएगा जब इस बात पर ही कोई एक राय नहीं है कि वो चीज आखिर है क्या। मतलब अरावली किसे कहेंगे, इसी पर सालों तक बहस चलती रही। और हुआ ये कि सालों तक प्रोटेक्शन की सारी कोशिशें इसी एक सवाल पर आकर अटक गईं। एक तरफ था फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का, एफएसआई का, बहुत ही टेक्निकल तरीका, जो स्लोप, बफर जोन, ऐसे कई मुश्किल पैमाने देखता था। और दूसरी तरफ थी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी, जिसका एक बहुत सीधा सा नियम था: 100 मीटर से ऊंची हर पहाड़ी अरावली है। अब एफएसआई के तरीके पर इल्जाम ये था कि वो बहुत सी पहाड़ियों को प्रोटेक्शन से बाहर कर देता है, जबकि ये जो 100 मीटर वाला नियम था, उसे ज्यादा सीधा और लागू करने में आसान माना गया। तो अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2025 के उस लैंडमार्क फैसले पर। चलिए देखते हैं कि इस फैसले ने इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए क्या रास्ता दिखाया। कोर्ट ने यहाँ एक बहुत ही बैलेंस्ड और कह सकते हैं मल्टी स्टेप अप्रोच लिया। सबसे पहला काम, 100 मीटर वाले सीधे सीधे नियम को फाइनल कर दिया, तो परिभाषा वाली बहस ही खत्म। दूसरा, किसी भी नए माइनिंग लीज को देने पर पूरी तरह रोक, फुल स्टॉप। तीसरा, जो कानूनी खदानें पहले से चल रही हैं उन्हें चलने दिया, लेकिन बहुत सख्त नियमों के साथ। और चौथा, जो कि बहुत अहम है, पूरे इलाके के लिए एक मैनेजमेंट प्लान, एक मास्टर प्लान बनाने का ऑर्डर दिया। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में जरूर आता है ना, कि अगर अरावली इतनी ही जरूरी है, तो कोर्ट ने सीधे सीधे सारी माइनिंग पर बैन क्यों नहीं लगा दिया? मतलब पूरी तरह से बंद क्यों नहीं कर दिया? इसका जवाब मिलता है कोर्ट के बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच में। जैसा कि ये कोर्ट बताता है, कोर्ट को ये पता है कि सिर्फ एक बैन ऑर्डर पास कर देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बल्कि होता ये है कि एक खतरनाक ब्लैक मार्केट बन जाता है। फिर अवैध माइनिंग सिंडिकेट्स और रेत माफिया वो बिना किसी नियम कानून के और भी ज्यादा तबाही मचाते हैं। और एक और बात है, हजारों लोगों का रोजगार भी तो इस इंडस्ट्री से जुड़ा है। इसीलिए कोर्ट ने एक बीच का रास्ता चुना, एक बैलेंस्ड रास्ता। तो आखिर में सवाल यही बचता है, अदालत ने एक सीधे साधे बैन की जगह एक बैलेंस्ड लेकिन हाँ काफी कॉम्प्लेक्स प्लान चुना है। पर क्या ये नया कानूनी ढांचा वो कर पाएगा जो पहले के आधे अधूरे बैन नहीं कर पाए?
क्या ये प्लान वाकई भारत के इस पुराने गार्डियन को बचाने के लिए काफी होगा? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।